नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बैठक, आत्मीय संवाद का एक ऐसा मंच जिसमें हम मिलते हैं ऐसे शख्सियतों से जिन्होंने अपने जीवन काल में न केवल खुद को गढ़ा है बल्कि जो अपने कार्यों से समाज और व्यवस्था को एक नई दिशा देने की कोशिश करते हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं। आप सीतापुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं। हम आज अपने मेहमान के इस सेना से जनता की सेवा तक के सफ़र को जानेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ आपके बचपन की यादों को भी टटोलेंगे, राजनीति के अनुभव को भी जानने की कोशिश करेंगे और भविष्य की योजनाओं पर भी बातें करेंगे। तो आइए स्वागत करते हैं हम हमारे आज के मेहमान का। आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं सीतापुर विधायक माननीय राम कुमार टोप्पो जी। विधायक जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। विधायक जी, ऐसा कहा जाता है कि एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का आकार उसके बचपन के अनुभवों से, उसकी प्रारंभिक संस्कारों से गढ़ा जाता है और वही अनुभव आगे चल के उसके जीवन की दशा और दिशा को निर्धारित करते हैं। आपका बचपन सरगुजा की माटी में बीता, क्या कुछ यादें हैं जो आप हमसे साझा करना चाहेंगे और कैसे ये यादें या ये बचपन के अनुभव आपके जीवन को, आपके निर्णयों को प्रभावित करते हैं? हमारा जन्म और मेरा जो बचपन है वो सरगुजा की माटी से जुड़ा हुआ नहीं है। मेरा जन्म रायगढ़ ज़िले में होता है जी। और मेरी पूरी बचपन जो है मैंने अपनी माँ के साथ ज़्यादा बिताया है जी। शायद इसलिए एक माँ से जुड़ी हुई जो काम है, चाहे घर का देख रेख करना हो या घर की जिम्मेदारी संभालना हो, शायद वो बचपन से ही ज़्यादा मेरे अंदर में समायोजित हुई, वो माँ के कारण। जी। पिताजी का बहुत ही कम, क्योंकि वो बाहर में प्राइवेट जॉब करते थे जी। तो इस कारण से उनके साथ में बहुत ही स्नेह कम मिला हमको। जी। लेकिन माता का हर पल मन उन्हीं के साथ रहना। लेकिन हमेशा से जब मैं सरगुजा में आया तो ये मन में दुखी ये ज़रूर रहता था कि दूसरे और बच्चों की तरह क्यों मुझे ऐसा सौभाग्य नहीं मिला कि मैं अपने घर में पला बढ़ूँ और बड़ा होकर अपने घर में ही रहूं। जी। क्योंकि दूसरे के घर में रहना कितना भी ज़्यादा प्यार मिलता हो लेकिन अपनी ममता का प्रेम जो है ना वो छूटता है। मेरा जन्म लैलूंगा में जामभार ग्राम पंचायत में हुआ जी। लेकिन घरेलू स्थिति सही नहीं होने के कारण से मुझे बचपन में ही 8वीं क्लास के बाद में मेरी दीदी जीजा लोग, ये समझ लीजिए एक तरह से मौखिक गोदनामा की तरह मुझे लेकर आए जी। और तब से मेरी पढ़ाई यहीं से पूरी हुई। सीतापुर में राजापुर ग्राम पंचायत में। प्रारंभिक शिक्षा सीतापुर में हुई? प्रारंभिक प्राइमरी और माध्यमिक का हमने वहीं जहाँ जन्म हुआ हमारा रायगढ़ जिला में ही हुआ। जी जी। हाँ। फिर आप आगे की शिक्षा और कहाँ कहाँ लिए और विशेष रूप से आपने सेना में या सीआरपीएफ में जाने की कब सोची, कैसे सोची, उसकी तैयारी किस तरह से की, इस बारे में भी जानना चाहेंगे। फौज में जाने का मेरे को जब से बुद्धि संभाला तब से एक जुनून था जी। और जब मैंने अपने माँ से जिक्र किया कि मुझे फ़ौज में जाना है तो तब हमारी माँ ने मना किया। इसका कारण ये भी हो सकता है कि पुराने लोग जो हैं वो ये समझते हैं कि फ़ौज में जाने का मतलब ये होता है शहादत को प्राप्त होना, यानी मेरा बेटा वापस लौट के नहीं आएगा। जी। तो हम फिल्मों में देखे होंगे या कहीं और से प्रेरणा मिली और हम ये सोचते थे बचपन से ही कि फ़ौजी का मतलब ये ऐसा व्यक्तित्व होना जो देश के लिए लड़ता है। फ़ौजी का मतलब ये होना जो इसका एक यूनिफॉर्म होता है, उसके हाथों में बंदूक होती हैं, देश के लिए चलाता है। और फिल्मों में जिस हिसाब से एक फ़ौजी का चरित्र दिखाया जाता है हम सब जानते हैं जी कि कितना डेयरिंग होता है। जी। वो तमाम चीज़ें हमको इतना प्रेरणा दिया कि जीवन का पहला लक्ष्य मेरा फ़ौज में जाना निर्धारित हुआ। जी। उसके अलावा मैं कुछ नहीं देखना चाहता था और हमेशा बचपन से ही रट्टा लगाए हुए। बताते हैं घर वाले कि जब मैं छोटा था पहली क्लास में तो मेरी बाल कटिंग भी फ़ौजियों की तरह हुआ करती थी। अच्छा। तो मैंने अपने आप को हम छोटे उम्र से ही फ़ौजी मान चुके थे। जी जी। जब दीदी जीजा और मेरे पिताजी के बीच में जो बातें हुई कि हमारे बच्चे को ले जा रहे हो, तो मेरे जीजा ने कहा कि जब ये सफल हो जाएगा तो अगर आना चाहता है तो आ जाएगा, लेकिन हम अपने से इसको नहीं भेजेंगे। तो मेरे पिताजी बोले कि नहीं, ऐसा नहीं है, अगर इसकी ज़िंदगी बनाने के लिए आप लेकर जा रहे हैं तो ये वापस नहीं आना चाहिए, ये आपका सहारा बनेगा। मैं समझूंगा कि मेरा एक ही बेटा है, हम लोग 2 भाई हैं। जी जी। तो ऐसे कह के मेरे पिताजी ने विदा किया था हमको। अच्छा। हाँ, लेकिन आज मैं इस मुकाम में पहुंचने के बाद मैं दोनों जगह को देखता हूं और मैं समझता हूं कि मेरे 2 गार्जियन हैं। जी जी। कहीं ना कहीं आपके
परिजनों का एक कहा जाए सहयोग तो रहा ही, और एक जो आम भारतीय परिवारों में देखा जाता है कि बेटे को सेना में जाने से जो एक डर का माहौल रहता है माता पिता के मन में, खासकर वो भी परिस्थितियां थी। लेकिन सेना में जाने के लिए सोचना और मन बनाना तो एक अलग बात है, पर असली में फ़ाइट करना, वहाँ पे जाना लोगों के बीच में, जब आप सेना में भर्ती के लिए जाते हैं तो बहुत कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ता है, उसके लिए तैयारी करनी होती है। तो उसकी तैयारी आपने कैसे की? और मैं इसलिए भी ये क्वेश्चन जानना चाहूँगा आपसे कि क्योंकि कई लोग हमारे जो अभी नवयुवक हैं वो जाना चाहते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से वो कहीं ना कहीं असफल हो जाते हैं। ये आज से कई साल पहले मेरे सवाल बस मन में ये रहता था कि मैं कैसे जाऊं फौज में, लेकिन बताने वाला भी कोई नहीं था जी। तो हम क्या करते कि जो गांव में हमारे सीनियर्स जो फौज में हुआ करते थे, वो छुट्टी आते थे तो उनके पास हम जाते, उनको पूछते थे कि कैसे सिलेक्शन हुआ आपका, बड़ी उत्सुकता के साथ कैसे हुआ। तो वो भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बता पाते थे, क्योंकि एक टीचर होना और खुद एक वो चीज़ होना, दोनों में एक अंतर होता है। बिल्कुल। तो उचित जवाब हमको नहीं मिलता था। वो बस बोलते थे कि तैयारी करो, लेकिन तैयारी कैसे करो, तो ये सवाल होता था। तो मुझे अच्छे से याद है कि अंबिकापुर यही शहर है जहाँ मैंने 17.5 साल की उम्र में सेना की रैली में शामिल हुआ था। अच्छा। तो दिसंबर का महीना था, इसी गांधी स्टेडियम में हमने 2 चक्कर दौड़े। अच्छा। 2 चक्कर दौड़ने के बाद में ऐसा लगा कि अब जीवन में कभी ये रेस हम पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इतनी तकलीफ़ हुई, सांसें फूल गई, हम रुक गए और मायूस होकर ट्रैक से बाहर चले गए और फिर घर वापस गए। तो उस दिन हौसला टूटा हमारा, ऐसा लगा कि ये तो बहुत कठिन है जी, हम कभी दोबारा दौड़ पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन 10 दिन लगभग हम गैप करने के बाद दोबारा अंदर का जो फौजी था, जो बचपन से पल रहा होगा, वो ये बोलता है कि नहीं, ये सपने तो तुम्हारा प्रथम और आखिरी सपना है, अगर तुम इसके प्रति हार मान जाओगे तो कैसे चलेगा। तो अच्छे से मुझे याद है कि हमने इतना दौड़ने की जो प्रैक्टिस की जी। जूते नहीं हुआ करते थे हमारे पास, क्योंकि मध्यम परिवार से रहे, जूता कैसे होता है स्पोर्ट का हमने कभी ट्राई किया नहीं जी। खाली पैर हम दौड़ते थे। और मेरे बस्ती वाले जिस ट्रैक से मैं दौड़ता था वो बोला करते थे कि लड़का पागल हो गया है। शायद इसलिए बोलते होंगे क्योंकि मैं बारिश में भी दौड़ता था जी। मैंने मेरा रूटीन कभी फेल नहीं किया मैंने। अगर सुबह 4 बजे दौड़ना है तो बारिश हो रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं दौड़ता था जी। तो जब लगा लगन कि मैं दौड़ रहा हूँ, तब महसूस होने लगा कि अब आंधियाँ अगर नहीं रोक पा रही हैं तो तुम्हारा लक्ष्य शायद हो जाएगा। मैं राजनांदगांव में दूसरा ट्राई किया तो ग्राउंड के 1 चक्कर एक्स्ट्रा हमने मार के प्रथम जो दौड़ने वालों के सामने आया, तो जो फौजी वहाँ थे हमें रोका कि अरे तुम्हारा एक्स्ट्रा चक्कर हो गया है। अच्छा। तो इस लेवल की तैयारी थी हमारी। लेकिन सेकंड स्टेज में हमने रिटर्न टेस्ट में फेल हो गए। ये अच्छा। मेरा दूसरा झटका था लाइफ। दूसरे अटेम्प्ट में भी बाहर? हाँ, दूसरे अटेम्प्ट में भी बाहर। तो सेकंड टाइम में मेरे आत्मविश्वास में कमी आई कि पहला तो मैंने पार कर लिया, लेकिन एग्ज़ाम कैसे पार करूँगा, क्योंकि मुझे सिलेबस की ज्ञान नहीं था। जी जी। हम बस बुक डिपो में जाके और इसी अंबिकापुर में रोज़गार समाचार खरीदते थे, उसी को पढ़ा करते थे, और सेना के फ़ोटो लगा हुआ कोई किताब मिल जाए भर्ती से रिलेटेड तो उसको पढ़ते थे। अब गारंटी नहीं है कि उसी में से आएगा, प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। लेकिन उस एग्ज़ाम ने मुझे एक प्रॉपर गाइडेंस देने का काम किया। उसमें जो सिलेबस के जो एग्ज़ाम थे उनको मैंने पढ़ने से पता चला कि यहाँ से आ सकता है, और उसी से रिलेटेड हमने किताबें उठाई मार्केट से जी, कि रीजनिंग के बुक ले लिए, मैथमेटिक के ले लिए, देखे कि कहाँ से आ रहा है जी। तो उसके बाद फिर पढ़ना शुरू किया। तो 12वीं क्लास में जब हम रहे शुरू से ही जी, तो मुझे याद है कि हम अपने क्लास में बायोलॉजी का मैं स्टूडेंट रहा जी। जब क्लास चलता रहता था किसी दूसरे चीज़ का, तो हम पीछे डेस्क में बैठ के हम अपना सेना की पढ़ाई करते थे। अच्छा। हाँ, तो जुनून इस लेवल का चला गया कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता था। मैं घर में बहुत काम करता था, टास्क लेवल काम हुआ करते थे कि स्कूल जाने से पहले खेतों को तैयार करके चले जाना। अच्छा। स्कूल आने के बाद में खाद बूंद देना, या तो स्कूल से जल्दी चले आना तो रोपा लगाने के लिए खेती तैयारी करना। तो तमाम टास्क मेरे ऊपर हुआ करते थे। तो अब ये बताइए, सपने भी पूरा होने हैं, घर का काम भी पूरा होना है, तो कैसे करेंगे। तो मैं उपाय निकालता, बचपन से ही उपाय निकालने का जो है एक आदत सा हो गया कि कठिनाइयों में भी उपाय निकालो और अपने लक्ष्य को पूरा करो। तो मुझे याद है
खेत में मैं जब जाता था ट्रैक्टर से हल चलाने के लिए, तो मैं छोटे छोटे पर्चियाँ बनाता था क्वेश्चंस के। अच्छा। और जेब में रखता था और ट्रैक्टर चलाते चलाते मैं उसे पढ़ा करता था जी। और धान काटने के समय जब आता तो मैं भी भार भी बोता था, तो जैसे ही कंधे में उठाने तक मैंने किताब जेब में रहती थी जी। और जब कंधे में आ जाए तो मेड़ में चलते चलते मैं किताबों से पढ़ा करता था। तो एक बार दोबारा मेरे गांव वालों ने कहा कि ये लड़का सच में पागल हो गया है। तो एक समय ऐसे आ गया कि मैं अपने क्लासमेट सभी मित्रों से बोलता था, ऐसे रीजनिंग की किताब हो चाहे जीके की हो, ऐसे किताब को फेंक के बोलता था पूछ कहाँ से पूछना है। इतनी ज़बरदस्त तैयारी थी कि ये समझ लीजिए जब हमारा सिलेक्शन हुआ तो एक साथ 2 विभाग में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। और इतनी अच्छी मेरिट आई कि ये समझ लीजिए जनरल के मेरिट लिस्ट में ऑल ओवर स्टेट में 2nd नंबर में मेरा नाम रहा। मेरा भारतीय सेना में भी सिलेक्शन हुआ था और साथ ही साथ सीआरपीएफ में हुआ जी। लेकिन इन दोनों में मेरे को सीआरपीएफ चुनना इसलिए मैंने उचित समझा क्योंकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल छत्तीसगढ़ में भी ड्यूटी करती है। जी जी। तो मेरा सपना ये रहा कि कभी ना कभी मैं अपने घर के करीब आऊँगा, जी। तो इसलिए मैंने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चुना और फौज का सिलेक्शन हुआ। जी। आपके इस सफ़र को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि आपने सभी असफलताओं को एक सफलता की सीढ़ी के रूप में उपयोग किया, और जब आपके अंदर जुनून होता है, किसी को लेकर लगन होता है, तो आप तमाम कठिनाइयों को पार करते हुए अपने सपने को पूरे करते हैं। आपके सेना में जाने के बाद के अनुभवों को भी जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले अभी वक्त हो गया है कि एक गीत सुनते चला जाए। एक सर क्या होता है कि मैं समझता हूँ एक सैनिक जो होता है वो हर एक परिस्थिति से उसको गुजारा भी जाता है और गुजरता भी है जी। और देश की रक्षा करना सबसे टफेस्ट एक फील्ड होता है जी। और मैं सौभाग्य मानता हूँ कि 13 साल मैंने उस लाइफ को जिया है। और उस लाइफ के उस कड़ी पे जब हम गुजरते हैं परिवार से दूर, तो मुझे लगता है हर सैनिक के जुबान पर एक ही गुनगुनाहट होती है कि संदेशे आते हैं। जी। बॉर्डर फिल्म का एक गीत है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाह
घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मोहब्बत वालों ने, हमारे यारों ने हमें ये लिखा है कि हमसे पूछा है। हमारे गाँव ने, आम की छाँव ने, पुराने पीपल ने, बरसते बादल ने, खेत खलियानों ने, हरे मैदानों ने, बसंती बेलों ने, झूमती बेलों ने, लचकते झूलों ने, बहकते फूलों ने, चटकती कलियों ने, और पूछा है गाँव की गलियों ने, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन गाँव सुना सुना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। कभी एक ममता की, प्यार की गंगा की, जो चिट्ठी आती है साथ बोलाती है। मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के, वो साया आंचल का, वो टीका काजल का, वो लोरी रातों में, वो नरमी हाथों में, वो चाहत आँखों में, वो चिंता बातों में, बिगड़ना ऊपर से, मोहब्बत अंदर से, करे वो देवी माँ। यही हर खत में पूछे मेरी माँ, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन आंगन सुना सुना है। समय से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है, कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। एक बार फिर से स्वागत है श्रोताओं आप सभी का कार्यक्रम बैठक में। और हमारे साथ आज सीतापुर विधायक राम कुमार टोप्पो जी बने हुए हैं। विधायक जी, आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा राष्ट्र की सुरक्षा में, राष्ट्र की सेवा में एक सैनिक के तौर पे, एक सिपाही के तौर पे बीता। जब आप एक सिपाही होते हैं तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है जो एक आम इंसान के लिए कल्पना से परे हो। कई बार आपको अपने ज़िंदगी और मौत से जूझना होता है
और उसके लिए तैयारी करना एक कठिन काम है। आप जब सेलेक्ट हो जाते हैं किसी भी अर्धसैनिक बल या सेना में, तो उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होती है, जिसे भी बहुत कठिन माना जाता है। और कई लोग, ऐसा कहा जाता है, कई लोग उस ट्रेनिंग के दौरान ही छोड़ के वापस आ जाते हैं। तो उस ट्रेनिंग के अनुभव को बताइए, किस तरह का ट्रेनिंग रहता है। इसके बाद फिर हम आपके फील्ड के अनुभवों को भी जानना चाहेंगे। जब हमारा सिलेक्शन हुआ, पहली पोस्टिंग ट्रेनिंग के लिए हमारा केरल में हमें भेजा गया। अच्छा। बिलासपुर में मैं ज्वाइनिंग किया था जी। केरल जाने के बाद मैंने ऐसा ट्रेनिंग, एक कैंपस अपने आप में एक डरावना होता है जी। किसी भी सेना का कैंप में। मैंने ये समझ लीजिए कि जब हम वहाँ घुसते हैं एक नया रिक्रूट्स के तौर पे, जी। तो ये समझिए कि हर दिन ऐसा लगता था, 9 महीने की जो प्रशिक्षण है, कि कब ख़त्म होगा। हम दीवार से झांक के रोड को देखते थे कि कब ऐसा दिन ख़त्म होगा, कब बाहर खत्म निकलने होगा। नहीं दिया जाता था। बाहर निकलने नहीं दिया जाता था। मैंने ये समझ लीजिए कि एक बार कैंपस में गए तो वहीं पूरी प्रशिक्षण, दिनचर्या रात दिन बराबर करके मैंने देश की सुरक्षा के लिए तैयार किए जाने वाले जो तमाम सिलेबस हैं उसको कराया जाता था। जी। हमने कभी इतना नहीं दौड़ा, इतने वेट लेके दौड़ाना या हथियार लेके दौड़ानी, और जूते, मैंने ये समझिए कील लगे हुए जूते। लेकिन इस कठिन पल में दोस्तों के साथ में कैसे उस कठिन पल को पार करना है, भी समय सिखाता है। जी। जी। और उस सफ़र में अच्छे दोस्त मिले, क्योंकि पूरे देश भर के कोने कोने से ट्रेनिंग के लिए वहाँ आए हुए थे। और वो ट्रेनिंग का जो दौर मैं बताना चाहूँगा कि मेरे लिए पहला ऐसा दौर रहा कि मैं अपने सपनों को पूरा कर पा रहा था। जी। जी। जब मैं अपने घर से निकला था ट्रेनिंग के लिए, तो मैं अपने घर वालों को बोल के निकला था कि मैं जहाँ ट्रेनिंग करने जा रहा हूँ वहाँ ऑल ओवर बेस्ट स्थान में प्राप्त करूँगा। और लास्ट में जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो ये बात साबित हुआ, और 1200 ट्रेनीज़ में से मेरे को प्रथम पुरस्कार वहाँ प्राप्त हुआ था। अच्छा। और गोल्ड मेडल मिले थे। यही कारण है शायद आप विशेष सीआरपीएफ में भी एक कमांडो के रूप में आपको रखा गया था। कोई क्विक एक्शन टीम में कहीं पढ़ रहा कि आप क्यूएटी में थे। ये तो जर्नी की शुरुआत थी, ये बहुत बाद में वो पल आया। क्या है, देखिए, जब एक फौज के सपने जब एक आम व्यक्ति जब देखता है तो उसको ये लगता है कि मैं देश के लिए लड़ूंगा और सेना में या फौज में जाते ही जी। लड़ने का मौका मिल जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। युद्ध हमेशा नहीं होते। जी। जी। लड़ाइयाँ हमेशा नहीं होती। लेकिन देश के जवानों को तैयार किया जाता है कि विपरीत परिस्थिति कभी आए तो देश के सुरक्षा के लिए खड़े हों। उसके बाद में उसका डिप्लॉयमेंट होता है तमाम जगह पे, और हमारा भी ऐसे ही हुआ। पहला हमारा जो यूनिट मिली हमको, ये नागालैंड में हमको ड्यूटी मिली। उस दौरान हमने कुछ मणिपुर के क्षेत्र में और नागालैंड में प्रथम ड्यूटी हमने किया वहाँ पे। नागालैंड एक तरह से कहा जाए बहुत ही डेंजरस माना जाता है सुरक्षा की दृष्टि से। वैसे जगह पे आपको पहली ड्यूटी मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर में भी आपने सेवाएं दी अपनी। हाँ, ये जम्मू कश्मीर में लगभग हमारा 8 साल सर्विस होने के बाद हमें जम्मू कश्मीर मिला था। उससे पहले हमको अंबिकापुर में पोस्टिंग हुई थी। अच्छा, यहाँ भी आप आए थे? आया नहीं था, लेकिन ये समझिए कि अंबिकापुर में हमारा ट्रेनर के रूप में, यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है केपी गांव में, जी, आप सुने होंगे। हाँ। तो केपी गांव में हमारा ट्रांसफ़र हुआ था एक ट्रेनर के रूप में। लेकिन वो ट्रेनिंग ट्रांसफ़र कैंसिल होकर हमको कश्मीर भेजा गया डिपार्टमेंट के द्वारा। जी। तो तमाम कहानी जो है ना वहाँ जाने के बाद हमको मिली। ये वीरता पदक का आपने जिक्र किया, ये सारी उपलब्धियाँ जो है ना वहीं से हमको प्राप्त हुई थी। तो उस कहानी को हमें भी बताइए, वो जो ऑपरेशन, विशेष ऑपरेशन जिसमें आपने भाग लिया और जिसकी वजह से आपको वीरता पदक दिया गया, उस ऑपरेशन के बारे में बताइए। दिसंबर 2018 की बात है। हम लोग वहाँ एक स्पेशल टीम पर थे जो कश्मीर वैली में जितने भी यूनिट हैं उसमें से छांट के सेलेक्ट करके अलग अलग मापदंडों से जी, कुछ जवानों को वहाँ कमांडो के रूप में प्रशिक्षण करा के वहाँ पे रखा जाता है जी। उनको स्किल अप किया जाता है, बहुत सारे ट्रेनिंगें कराई जाती हैं। ये समझ लीजिए कि उनको हर एक चीज़ की नॉलेज हो, ऐसा बनाया जाता है। तो मुझे भी 2017 में जब मैं कश्मीर ट्रांसफ़र हुआ हमारा जी, तो 6 महीना बाद लगभग 2018 में हमने उस टीम में ज्वाइन किया। जी। हमारा वहाँ काम रहता था सिर्फ इंटरनल सुरक्षा, जिसमें आतंकवादियों को खोजना, जी, उनको पकड़ना, या अगर फायरिंग होती है तो उनसे मुठभेड़ करना, जी। इस तरीके का काम रहता था। तो सूचना प्राप्त हुई थी जॉइंट पे कि 2 आतंकवादी पाकिस्तान से आए हुए हैं। जी। तो आपने सुना होगा कई समाचार पत्रों के माध्यम से कि एक 14 साल का एक विद्यार्थी या एक लड़का जो आतंकवाद का रास्ता चुना, जी, जी। और कम उम्र में बंदूक थमाए, 10वीं क्लास में पढ़ता था,
तो हमारी टीम ने बहुत गंभीरता से लेते हुए जॉइंट ऑपरेशन का प्लानिंग बनाया और चौक में, चौराहे में जहाँ से वो इंट मिली थी, जहाँ से भागना चाहते होंगे, वो तमाम जगहों को गोपनीय रूप से सील कर दिए गए। अच्छा। और इलेक्शन का अंतिम पड़ाव था, उसके लिए हम लोग इंतज़ार किए और जैसे ही सारी पेटियां क्लोज हुई, उस इलाके को दोबारा हम लोग घेर लिए। लगभग 8 बजे पहला फायर हुआ। 7 घर लगातार बारामूला रोड पे बसे हुए थे। अच्छा। एक तरफ से हमारी सर्चिंग टीम सर्च करते 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 बढ़ रही थी, अंदर से आतंकवादी ने हमारे ऊपर फायरिंग कर दिया और तब से गोली चली। लगभग 1 घंटा तक मैंने रुकने का नाम नहीं था। तो उस दिन मैं कैंप में था। इधर से जैसे ही फायर खुला, हमारे एडवांस टीम के माध्यम से सूचना मिली कि नहीं ऐसा ऐसा हुआ है, तत्काल आप लोग यहाँ पहुँचिए। वहाँ से सीधा अपने बुलेट प्रूफ गाड़ियों के माध्यम से हम लोग पहुँचने की कोशिश किए। जब वहाँ पहुँचे, उसके बाद उस ऑपरेशन को हम लोगों ने हैंडल किया और उसी ऑपरेशन में ये समझ लीजिए रॉकेट लॉन्चर का मैं डेट कमांडर था। अच्छा। और हमारे सीनियर से मेरा नाम लेते हुए वहाँ आरआर के जो कर्नल थे, उनके सामने कहे थे कि इस ऑपरेशन में रॉकेट लॉन्चर का हैंडलिंग टोप्पो करेगा। अच्छा। तो मुझे 2 ही नाम से वहाँ बुलाया करते थे ज़्यादा प्यार से। एक तो टोप्पो कहते थे कई लोग, जो मेरा टाइटल है जी, या तो कई लोग राम कह के बुलाते थे। तो वो मेरा ऑपरेशन का मैंने पहला अनुभव रहा जी, कि ओपन फील्ड में इस तरीके से लड़ने का मौका मिला। जी, पहले भी हम कई इनकाउंटर में रहे, लेकिन ऐसा एक्सपोजर नहीं था। जी, एक तरह से सेकंड लीड निभा रहे थे। उस दिन की जो तैयारी थी, जैसे ही मुझे कमांड मिली, मैंने एक साइड ढूंढा कि यहाँ से फायर किया जाना चाहिए। और आपको ये बता दें कि जो रॉकेट लॉन्चर का जब हम ट्रेनिंग करने के लिए नीमच में गए थे, तो उसमें भी मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। अच्छा। तो वो गोल्ड मेडल को फील्ड में उस दिन साबित करने का मुझे मौका था। तो कहीं ना कहीं हमने साबित किया और 100 से अधिक ये समझ लीजिए उस इनकाउंटर्स में राउंड फायर हुए। कुछ राउंड के बाद में मेरे कान के नसें फट गई, क्योंकि जो एयर मफलर्स थे हमने लगाया तो था, लेकिन लगाने से क्या है, कमांड नहीं सुनाई देता था। अच्छा। क्योंकि कान फेक हो जाती थी। तो मैंने क्या किया, निकाल दिया उसको। तो अच्छे से याद है, रात को लगभग 1 बज रहे होंगे, मैंने पसीना की जैसे चूहता है ऐसा लगा, तो मैं हाथ को ऐसे करके देखा तो वो खून था। फिर भी मेरे को ये लगा कि हाँ फट गया होगा, मगर खून निरंतर बह रहा था। एक बार तो हमने रॉकेट लॉन्चर का जैसे ट्रिगर दबाया, मैं लगभग पीछे 50 मीटर गड्ढा था, उस गड्ढे में जाके चला गया। तो जैसे ही मुझे पलट के किसी ने देखा, हमारे सीनियर्स लोग सारे वहीं पर थे जी, जी, तो सारे लोग बोले टोप्पो कहाँ है, टोप्पो कहाँ है। तो सबको यही लगा कि गोली लग गई और हमारा जवान शहीद हो गया। लेकिन उन्होंने जब देखा तो रॉकेट लॉन्चर एक हाथ में था और गर्दन पे AK-47 में कभी छोड़ता नहीं था, लटकी हुई थी, और मैं उधर से चल के पैदल आ रहा था। एक फ़नी मोमेंट भी था, सब ने पूरा एंजॉय भी किया कि हम तो सोच रहे थे कि राम कुमार गया और उस दिन मैं बचा, लेकिन लास्ट में जब देखा तो सीने में कुछ बुलेट प्रूफ जैकेट के चैन टूटे हुए थे, कुछ गोलियों के निशान जैसे चिन्ह थे। तो फील हुआ बाद में कि हो सकता है गोली का जजब के कारण से मुझे धकेला होगा। साथ के साथ घर में आग लग गया रॉकेट लॉन्चर के फायर से। आपस में गोलीबारी से 3 आतंकवादी इसमें मारे गए, जिसमें एक 14 साल का जो नया लड़का वो भी उसमें मारा गया। जब लास्ट में हम लोग सर्चिंग के लिए घुसे, जब देखा कि नहीं अब घुसना ही पड़ेगा, तो लास्ट में क्या है, एक हिट टीम, हाउस इंटरवेंशन टीम बनाकर इनकाउंटर के लिए अंदर घुसे जाते हैं। वहीं घुस जाते हैं जहाँ अंदर, हाँ अंदर घुसे जाते हैं। हम लोग 6 लोगों का 2 टीम बना के 12 लोग अंदर घुसे उस बिल्डिंग में। तो अंदर जब घुसे तो सर्च करते 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 हमें जो डेड बॉडी था वो तमाम मिलते गए। तो हम 2 लोग आगे बढ़ गए, हमारे कैप्टन साहब थे और हम दोनों सीधा आगे बढ़ गए। लेफ्ट में मैं बढ़ रहा था, राइट में वो बढ़ रहे थे। मुझे कुछ दूर आगे जाने के बाद में एक बंद दरवाज़ा मिला जिसमें कंबल के पर्दे लगे हुए थे। तो मैंने पर्दा को धीरे से हटाया और दरवाज़ा बंद था, हमने गोलियों से क्लियर किया। अच्छा। ऐसे गोली चलाई पूरे दरवाजे में ऐसे बिखार के AK-47 से जी। जब देखा कि हाँ कन्फर्मेशन हो गया, तो घर में घुसने के लिए जैसे मैंने दरवाज़ा को धकेलते ही नज़र सामने जो पड़ी मुझे, तो मेरे आँख से आंसू आने लगे अंदर का दृश्य देखकर। सेट से मेरे सीनियर को मैंने कॉल किया कि सर मेरे से एक बड़ी गड़बड़ी हो गया, मेरे हाथ से गाय को गोली लग गई। अच्छा, अंदर में गाय थी? क्योंकि अंदर में गाय थी। सर ने भी क्या कहा कि नहीं यार बहुत गड़बड़ हो गया बोल के भगवान को उन्होंने भी याद किया और ये बोला कि अगर तड़प रहा होगा एक काम करो कि मुक्ति दे दो जी। अब ये सोचिए कि मन में मैं बैठे बैठे यही सोच रहा था इतना देर तक, और आँख से आंसू अपने आप उजर रहे थे कि मैं जिसको माता मानता हूँ,
यार आज इतना बड़ा घटना मेरे से कैसे हो सकता है। तो मैंने दरवाज़ा धकेल के सीधा अंदर घुस गया। अंदर घुसा तो देखा कि आतंकवादी जैसा कोई व्यक्ति वहाँ अंदर में तो कोई था ही नहीं जी। लेकिन गाय और साथ में एक छोटा सा बछड़ा और भेड़, मैंने 3 वहाँ पे जो पशु वहाँ पे थे, लेकिन तीनों को मैंने देखा, एक भी गोली नहीं लगी थी। अच्छा। हाँ, तो मैं इस चमत्कार को अपने आँखों से देखा, मुझे यकीन नहीं हुआ। तुरंत मैंने सेट से दोबारा रिपोर्टिंग किया कि सर गोली नहीं लगी है। मेरे को यकीन नहीं हुआ। वाकई में चमत्कार जैसा ही है। क्योंकि मैं अपने लाइफ में मैं एक ट्रेनर भी रहा जी। मैंने अपने फ़ौज में रहकर बहुत सारे ट्रेनिंग किए, प्रशिक्षण किए, हथियारों के पिस्टल से लेकर रॉकेट लॉन्चर तक के हथियार का इंस्ट्रक्टर रहा। लेकिन मैं अपने लाइफ में पहली बार कोई लकड़ी का दरवाज़ा जो एक नॉर्मल 1 इंच का पल्ला जी एक AK-47 के गोली को रोक रही हो ऐसा देख रहा था। ये अविश्वसनीय पल था। मैं दरवाजे को छू के देखा, एक भी गोली पार नहीं हुई थी। दरवाजे के फ्रंट फेस को देखा तो केवल पेन से किया हुआ दाग जैसे नहीं होता है जी कि हम किसी नुकीली चीज़ से दाग कर दिए हों, ऐसा बना हुआ था। तो वो मेरे लाइफ का चमत्कारिक पल था और मैं समझता हूँ कि वो विश्वास ही रहा कि ये समझ ली इतनी बड़ी घटना होने से बचाई। बहुत ही बेहतरीन ट्रैक रिकॉर्ड आपका रहा। कई गोल्ड मेडल मिले, कई पुरस्कार आपको मिला सेना के रूप में। लेकिन फिर अचानक से आपके लाइफ ने नया टर्न लिया और आप एक सार्वजनिक जीवन, जनता की सेवा के लिए मुड़ गए। तो इसके बारे में भी हम आपसे बात करेंगे, लेकिन फिर से एक गीत सुनने का वक्त हो गया है। तो एक और गीत बताइए, कौन सा सुनवाएंगे आप? ये बहुत भावुक पल है, तो इसमें ऐसा गाना आप सुनाएं जिससे कि माने मन को लगे। आपने वो गाना ज़रूर सुना होगा कि चिट्ठी आई है। मैं पहले वाला भी सेम बॉर्डर फिल्म का गाना जी। मैंने कहा था और ये दूसरे फिल्म की गाना है, लेकिन इसमें एक बात लिखी है कि ऊपर तेरा नाम लिखा है जी। और अंदर जो अपनी भावनाएं हैं। तो ये गाना ज़रूर सुनाएं आप। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। ऊपर मेरा नाम लिखा है, अंदर ये पैगाम लिखा है। ओ परदेस को जाने वाले, लौट के फिर न आने वाले। 7 समंदर पार गया तू, हमको जिंदा मार गया तू। खून के रिश्ते तोड़ गया तू, आँख में आंसू छोड़ गया तू। कम खाते हैं, कम सोते हैं, बहुत ज्यादा हम रोते हैं। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई है। सूनी हो गई शहर की गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन
जब आई होली, पिचकारी से छूटी गोली। पीपल सूना पनघट सूना, घर शमशान का बना नमूना। फसल कटी आई बैसाखी, तेरा आना रह गया बाकी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। पहले जब तू खत लिखता था, कागज में चेहरा दिखता था। बंद हुआ ये मेल भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी अब तो। बोली में जब बैठी बहना, रास्ता देख रहे थे नैना। मैं तो बाप हूँ, मेरा क्या है, तेरी माँ का हाल बुरा है। तेरी बीवी करती है सेवा, सूरत से लगती है बेवा। तूने पैसा बहुत कमाया, इस पैसे ने देश छुड़ाया। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। देश पराया छोड़ के आजा, पंछी पिंजरा तोड़ के आजा। आजा उम्र बहुत है छोटी, अपने घर में भी है रोटी। चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बाद हम बेवतनों को याद, वतन की मिट्टी आई है। चिट्ठी आई है, आई है, चिट्ठी आई है, चिट्ठी आई है, वतन से चिट्ठी आई है। बड़े दिनों के बहुत ही अच्छी बातचीत चल रही है और ऐसा लग रहा है कि आपकी कहानियों को सुनते ही रहें, लेकिन हमें इस इंटरव्यू में आपके जीवन के तमाम पहलुओं को कवर करना है। और अब हम आपके राजनीतिक जीवन और चुनावी सफ़र की तरफ आना चाहेंगे। और एक सिपाही, एक सेना, एक सीआरपीएफ के जवान के रूप में कार्य करते हुए अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आप इधर आ गए? कैसे ये राजनीति का सफ़र कैसे शुरुआत हुई, इसके बारे में हमें बताइए। जब मुझे 2021 में महामहिम राष्ट्रपति जी के द्वारा वीरता पदक प्राप्त हुआ जी, तो मैं अपने क्षेत्र में प्रथम आगमन जब हुआ हमारा, तो विद्यार्थियों ने, शिक्षकों ने, युवाओं ने बहुत स्वागत किया जी। क्योंकि आज के समय में वीरता पदक प्राप्त करना और क्षेत्र में पहला ऐसा पदक जो सुनाई देना, जानना, तो लोगों को भी अपने आप में उत्साह हुआ कि नहीं, हाँ कुछ बड़ा काम हुआ है, इसके लिए वीरता पदक प्राप्त हुआ है जी। तो बहुत सम्मान किए, ग्रामवासियों ने सम्मान किया। और मैं लोकल में ही पढ़ा हूँ जी, हायर सेकेंडरी राजापुर स्कूल में, तो स्कूल ने स्वाभाविक रूप से नहीं बुलाने पर भी मुझे जाना ही था क्योंकि मैं उसी स्कूल से निकला हूँ। और आज उसी स्कूल का विद्यार्थी अगर वीरता प्राप्त करता है तो ये समझ लीजिए कि मुझे
गुरुओं का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है। जी तो मैं वहाँ पहुँचा। मेरे खुद से जाने से पहले गुरुओं ने हमको वहाँ न्योता दिया, और जब मैं वहाँ अपनी कहानी बताई, जी उन तमाम कहानियों को, सफ़र को, कि मैं इसी स्कूल से निकला, तो शायद वो बहुत प्रेरणादायक रहा होगा। अगले दिन वो सभी जगह वायरल हो गए विषय। जी तो ये समझ लीजिए 85 स्कूलों ने हमको न्योता दिया उस छुट्टी में। अच्छा 1 महीने की हमारी छुट्टी थी। 85 स्कूलों ने हमको न्योता दिया कि हमारे बच्चों के पास मिलिए, आप उनको उत्साहवर्धन दीजिए। जी तो ये मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली पल रहा कि अपने क्षेत्र के बच्चों को अपनी कहानी बता पा रहा हूँ, जी उनको पढ़ने की प्रेरणा दे पा रहा हूँ। तो वो एक नया कड़ी था। उस समय पहचान इतनी ज़्यादा हो गई हमारी, तो उस समय मुझे फील हुआ कि हाँ, मैंने अब कुछ किया है जो मेरे पास कहानी है। जी तो मैंने उसी कहानी को मैं बताया। लेकिन दुखद घटना उसी दौर पे हुई। गर्मी में जब स्कूलों की छुट्टी हो गई, तो एक हमारे मैनपाट ब्लॉक में हायर सेकेंडरी पढ़ने वाली बच्ची, उसके साथ दुराचार हुआ। उसकी हत्या करके नग्न अवस्था में खेतों में फेंक दिया गया। उस घटना ने विद्यार्थियों में एक चेतना जागृत किया सुरक्षा को लेकर। जी बताते हैं कि कैंडल मार्च निकाले, समाज के द्वारा जगह जगह ज्ञापन दिया गया, प्रेजेंट सरकार के मंत्रियों के पास दी गई, थाना में गए। जी लेकिन जो उचित सुनवाई और आश्वासन जो चाहता था समाज जी। या विद्यार्थी, जी वो शायद उनको नहीं मिला होगा। तो उस समय उनको अपने प्रति खतरा महसूस हुआ कि आज उसके साथ हो सकता है तो कल हमारे साथ भी हो सकता है। इसके लिए हमको लड़ना चाहिए, और लड़ने का एक माध्यम होगा कि लीडर हम अपने से खुद से चुने। जी अब इनको चेतना किसने दिया, क्या दिया? क्योंकि 12वीं पढ़ने वाले बच्चे या कॉलेज का भी आप ले लीजिए, जो ग्रामीण अंचलों में है, जी बहुत ज़्यादा इधर उधर से मतलब नहीं रखते। जी जी केवल अपने किताब और जो बनना चाहते होंगे उसकी टेंशन या चिंता जी, कह जी। सकते हैं। इसी रास्ते में है युवा। लेकिन पहली बार मैंने देखा सीतापुर के हिस्ट्री में, अगर इसको देश लेवल पे कह सकते होंगे तो गलत नहीं होगा, कि प्राइमरी के स्कूल के बच्चे भी अपने भविष्य के लिए लड़े हों। जी जी ऐसा पहला दौर आया। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं छुट्टी आया तो लगभग 70 बहनों ने और 50 लगभग भाइयों ने मिलकर एक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जी कि हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैं मिलने गया तो बहनों ने राखी बांधी, और राखी के साथ मुझे एक चिट्ठी थमाई। उस अच्छा। चिट्ठी में सीधा सीधा 4 लाइन लिखा हुआ था कि आपको इस्तीफ़ा देके इस क्षेत्र के लिए आना होगा। मैंने सोचिए कि 70 बहनों ने मेरा इस्तीफ़ा मांगा था गिफ्ट में। तो मैं उसको देखते हुए मैं कुछ नहीं बोला कि ठीक है, मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कि एक ऐसा परिवार का व्यक्ति जिसके घर में पढ़ाने के लिए, आवश्यकता पूरी करने के लिए सक्षम ना हो, जिसको कोई और ले जाके पाला हो, जी जी और आज जिसके नौकरी नहीं कहेंगे इसको, जिसके सर्विस से घर चलता हो, वो कैसे नौकरी छोड़ सकता है? जी ये अपने आप में बहुत बड़ा मांग था। लेकिन ये मांग, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं आऊँगा। जी मैं उनको सीधा ये बोला कि मैं 70 और 40 के जनसंख्या में क्या चुनाव जीत जाओगे? क्या लड़ाई जीत जाओगे? जी और क्या इस सीतापुर में केवल राम कुमार टोप्पो ही है? और ढूंढो, बेहतर से बेहतर की तलाशी करो, जी और अगर मिलता है तो मुझे ही बताना, हम सब मिलकर उसको फ्रंट लीड पर लाएंगे। जी 3 महीना मैं बेहतर ढूंढने की आपको समय देता हूँ। दोबारा छुट्टी आया तो वो लोग सीधा ये बोले कि हमने बहुत कोशिश किया लेकिन हमको ऐसा नहीं मिला। जी तो मैं बोला ठीक है, लेकिन ये बताओ, ये 70 और 40 में जंग नहीं जीत सकते, हमको एक टीम चाहिए। मैं युवाओं को भापना चाहता था कि इनमें जी। कितनी क्षमता है। मुझे लगभग 2000 जनसंख्या की टीम चाहिए। और जब मैं छुट्टी आया तो ये लोग सूची लेकर 2000 लोगों की सूची और मोबाइल नंबर के साथ मेरे पास मिले कि भैया हम कर लिए हैं। तब मुझे यकीन हुआ कि ये सीरियस हैं। जब इनकी कहानी मैंने जानी तो ये कहते थे कि नहीं, हम जहाँ रात होता था वहाँ सो जाते थे और वहाँ जाके अपना विचार बताते थे, जी और विचार सुनकर 2 से 4 हुए और 4 से 8 हुए और इस प्रकार से 2000 हुए। लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हुई कि मैं जॉब छोड़ दूँ। जी ये बात धीरे से मैंने अपनी दीदी को बताया तो उन्होंने सीधा ये कहा कि अगर तुम जॉब छोड़ते हो तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि वो जानती है कि राजनीति कैसा है। मेरी माँ ने भी कहा, मेरे सवाल किया, लोग रातों रात बदल जाते हैं, सामने वाला बहुत बड़ा आदमी है बेटा, तुम्हारे पास तो कुछ नहीं है, जो नौकरी है वो भी चला जाएगा,
तो तुम 3 साल की जो तुम्हारी बेटी है उसको कैसे पालेगा? जी ये सवाल था। तो ये अपने आप में बहुत कठिन निर्णय रहा। जी लेकिन जब देखे युवा कि ये निर्णय नहीं ले रहा है, 2023 घुस चुका था जी और 23 में ही इलेक्शन होना था, तो युवाओं ने क्या किया कि इन्होंने पोस्ट कार्ड अभियान चलाया। अब इतना तमाम चीज़ें देखते हुए ये बताइए, एक सैनिक का काम होता है लड़ना। अब इस परिस्थिति में अगर मैं नहीं आता तो सीतापुर का इतिहास हमेशा मुझे वीरता पदक प्राप्त व्यक्ति कायर के नाम से जानता। इसलिए मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि क्या मेरा निर्णय सही है, तो उसने हमारा साथ देते हुए कहा कि आप जो निर्णय लेंगे सही होगा, हम आपके साथ हर परिस्थिति में चलने के लिए तैयार हैं। तो मैंने क्या किया, अपनी पत्नी और बच्चे को सीतापुर में रूम लेके वहाँ शिफ्ट किया और मैं रिज़ाइन लिखा अगस्त 2023 में। रिज़ाइन लिखते समय हमारे हाथ जरूर कांप रहे थे, क्योंकि लाइफ का ऐसा फैसला मैं ले रहा था। अच्छा, ये जब आप रिजाइन लिख रहे थे, हाँ, तो इस समय क्या आपको पता था कि आपको भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेगा? नहीं। आप बिना किसी राजनीतिक संपर्क के आपने रिजाइन कर दिया? इसमें इस फैसले में सबसे बड़ी बात तो यही है कि केवल जो युवा मुझे बुला रहे थे, ये इन्हीं के पुकार पर ही फैसले लिए जा रहे थे। तब तक ना किसी राजनीतिक दल से संपर्क था, ना किसी राजनीतिक के कोई बड़े व्यक्ति से संपर्क रहा, और ना मेरा परिवार कहीं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। तो बहुत एक तरह से साहसिक कार्य था, वाकई में रिस्की भी था। तो शायद मेरा ये तीसरा निर्णय ऐसा रहा होगा जिसको पागलपन कहा जा सकता था पूरा। जी। लेकिन तब का निर्णय मैं अकेला था, लेकिन आज का निर्णय इसलिए मेरे हाथ कांप रहे होंगे क्योंकि मेरे पीछे और 2 जिंदगियां थीं, मेरे परिवार का बोझ था। तो मैं सोचा कि इसको जंग मानता हूं मैं, और ये समझ लेता हूं कि मैं इस स्पेशल अभियान में जा रहा हूं, ये मेरे लिए एक ऑपरेशन है और इस ऑपरेशन को मुझे अपने कैप्चर में लेके इसको जीतना है। ऐसा समझ के मैंने रिजाइन लिखा और 31 अगस्त को मैं अपने डिपार्टमेंट से कार्य मुक्त हो गया और 4 सितंबर को मैं यहाँ पहुँचा। और तब पार्टियों का संपर्क शुरू हुआ, और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर लगभग जो इस ज़िले में या स्टेट में जो कार्यरत जो पार्टियाँ हैं, जिनका नाम भी मैंने नहीं सुना कभी जी, वो तमाम पार्टियों ने संपर्क किया। लगभग 9 पार्टी ने कहा कि हमसे चुनाव लड़ो, हमारे चुनाव लड़ो, हमारे चुनाव लड़ो। अच्छा। और वर्तमान के जो विधायक जी और पूर्व मंत्री जी रहे, इन्होंने चुनाव ना लड़ने के लिए तरह तरह की बातें भी कही, हमें साइड से भिजवाया गया जी। लेकिन हमने उनको एक ही शब्द बोला कि मैं यहाँ मेरे क्षेत्रवासियों को लड़ने के लिए आया हूँ, अब मैं पीछे नहीं लौटने वाला। और भारतीय जनता पार्टी ने सभी युवाओं के सम्मान किया और सीधे दिल्ली से संपर्क किए, और उन्होंने सीधा ये कहा कि ये जैसा चुनाव लड़ना चाहता है वैसा इसको खुला छूट दिए जाएँ जी, और जैसा विकास करना चाहता है क्षेत्र का वैसे करने दिए जाए। तो आप बताइए इससे अच्छा क्या हो सकता था? बिल्कुल, बहुत जन समर्थन मिला आपको, तमाम तरह के लोगों ने समर्थन किया आपका, और आप रिकॉर्ड मतों से जीते भी वहाँ पे चुनाव। लेकिन जब आप इस तरह के समर्थन को लेकर आप जीतते हैं, जब इतना लोगों का सहयोग मिलता है, लोग आपको एक तरह से अपने कंधों पर उठा लिए, तो उनकी आपसे अपेक्षाएं भी उतनी ही होती हैं, बढ़ जाती हैं अपेक्षाएं। आपने अभी तक के कार्यकाल में क्या आपको लगता है कि उन लोगों की अपेक्षाओं पे आप खरे उतर पाए हैं? वहाँ की जो समस्याएं हैं, वहाँ की जो मुद्दे थे, उस पर कितना काम हुआ है अभी पिछले 1.5-2 सालों में? जब मैं विधायक बना, हमारे पास आवेदन जब आने लगे, तो उस समय ये सोचिए कि इतने असमंजस में रहा मैं कि किसको टैग करें जी, कैसे सोल्व होगा, क्योंकि बिल्कुल कोरा व्यक्ति। लेकिन आज अगर मैं जनता की अपेक्षाओं पे खरा उतर पा रहा हूँगा, तो इसके लिए मैं माननीय विष्णुदेव साय जी का धन्यवाद करूँगा, क्योंकि उन्होंने कभी मेरे को नया होने का महसूस नहीं होने दिया जी। और देखिए 25 से पहले हर साल आप अखबारों में सुने होंगे कि सड़क नहीं होने के कारण से, पुल नहीं होने के कारण से खाट में उठा के डिलीवरी केस ले जाया गया, या बुजुर्ग व्यक्ति को बीमार था ले जाया गया, ऐसा समाचार हर वर्ष आता रहा जी। लेकिन ये पहला साल है जो ऐसा समाचार नहीं आया। तो ये मैं 1.5 साल की उपलब्धि मानता हूँ, और मैं साक्ष्य हूँ कि जब हम विधायक बने यहाँ, तो उस समय लगभग 50 ऐसे जगह थे सीतापुर परिक्षेत्र पे जहाँ खटिया में उठा के ले जाने वाली समस्या थी। मैं खुद घुसा उस जंगलों में, 40 पहुँच विहीन इस 1.5 साल में ख़त्म किए, केवल 10 बच गए हैं, वो 10 को भी इस गर्मी में ख़त्म हो जाएगा। और सीतापुर 3 पीढ़ी से यानी 76 साल से जो ऐसे पहुँच विहीन कहने वाले जो जगह थे जी, वो तमाम जगह ख़त्म होगा। तो मैं समझता हूँ कि जनता की अपेक्षाएं पूरी हो रही होंगी। उसके बाद एक चीज़ और है जी, ऐसे कई पुल्स हैं जो बड़ी बड़ी नदियाँ जिसमें लोग बह के अपनी जान गंवा दिए, कई, उसको एक साल के अंदर में प्रथम बजट में ही पारित करा के, ये समझ लीजिए मेरे जन्म से पहले के पुलों को पास करवाएं जी। तो ऐसा
चीज़ें हैं और हमारी जनता को क्या चाहिए, ये तमाम चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ें ही तो मांगती है जनता अक्सर। आपके विधानसभा क्षेत्र को जब हम देखते हैं तो वहाँ एक और खासियत दिखाई देती है, वहाँ पे पर्यटन के बहुत स्कोप हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे पर्यटन स्थल हैं। मैनपाट भी आपके विधानसभा क्षेत्र में आता है और कहीं ना कहीं पिछले कई वर्षों से ये देखा गया है कि मैनपाट की जो क्षमता है, जो उसकी पोटेंशियल है, कहीं ना कहीं अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से वो अपने पोटेंशियल को हासिल नहीं कर पा रहा है। तो इस क्षेत्र में आपका क्या योजना है? पर्यटन को कैसे आप बढ़ावा देना चाह रहे हैं? कैसे पर्यटन के क्षेत्र में आप विकास करना चाह रहे हैं? पिछले 1.5 साल में प्रथम देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि बहुत सौभाग्यवान हूँ मैं कि छत्तीसगढ़ का शिमला कहे जाने वाले क्षेत्र का विधायक हूँ जी। और बिल्कुल बहुत संभावनाएं हैं वहाँ पे, लेकिन जितनी संभावनाएं हैं उतना कभी वहाँ पे काम नहीं हुआ। मैं तो भगत जी का धन्यवाद करता हूँ। ये अगर राजनीतिक डिबेट होता तो बहुत अच्छा मैं उस लहजे में बोलता। जी जी। उन्होंने इस क्षेत्र को संभाल के रखा होगा, लेकिन स्ट्रक्चर बिगाड़ा नहीं। और आपको बता दें कि इस 1.5 साल के अवसर में जब 2023-24 के वित्त वर्ष का अगर आंकड़ा निकालेंगे मैनपाट का, तो 22,000 पर्यटक आए जी। लेकिन 24 और 25 का आंकड़ा आप निकालेंगे तो 67,000 आए। ये 67,000 का ग्रोथ कैसे हुआ? 3 गुना ग्रोथ कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि जितने पर्यटन क्षेत्र हैं विकास के नए मॉडल बनाए गए और काम आज हो रहा है। इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे कभी पाबंदी नहीं लगाई, क्योंकि सीतापुर ने विकास के लिए तरसा है जी। एकदम सत्य है, तरसा है। आज भी मैंने सोचिए कि इस डिजिटल भारत के दौर में अगर हम नदी नाली का पानी पी रहे हैं तो विकास के लिए तरसा है। तो आज 67,000 आए और इस साल 1 लाख का आंकड़ा पार होगा अभी तक के आंकड़े के आधार पर। और मैं एक टारगेट रखा हूँ कि ये पर्यटकों की संख्या 2028 तक 1 लाख से बढ़ाकर भी 5 लाख तक लेकर जाना है जी। तो 22,000 से मैंने शुरू किया, 5 लाख तक के आंकड़ा ले जाना है। तो कैसे जाएगा? विकास होगा तभी जाएगा। बिल्कुल। और आज प्रथम दृष्टांत पर जो महिलाएं समूह वहाँ काम करती थीं बैरिकेडिंग में जी, उनकी झोपड़ी में काम करती थीं। लोगों ने देखा होगा कि झोपड़ी लगा के वहाँ काम करती, ना उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, ना बारिश की व्यवस्था, कुछ नहीं जी। लेकिन ये झोपड़ी की प्रथा मैनपाट में ख़त्म किया हमने। अभी अभी देखिए पर्यटन मंत्री हमें मिलते ही हमने जितनी झोपड़ी के प्रमुख पर्यटन पॉइंट हैं, झोपड़ी में चलने वाली संचालित दुकानों का झोपड़ी समाप्त करके प्री फैब्रिकेटेड स्मार्ट दुकानें स्वीकृत कराई हैं। 4-5 दिन में भूमि पूजन होगा। आपने करवा लिया? शौचालय नहीं मिलते थे पर्यटन पॉइंटों में, स्मार्ट शौचालय बनाए जा रहे हैं। आपको देखना, टाइगर पॉइंट देखने के बाद लगता था कि नहीं यही है, केवल झरने हैं, लेकिन अब केवल झरने नहीं हैं। एक सुंदर गुलाब के फूलों से महकता हुआ टाइगर पॉइंट दिखेगा, टाइगर का स्ट्रक्चर दिखेगा, वहाँ लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। बिल्कुल, अगर उस जगह को विकसित किया जाए तो लोग भी आएंगे और वो जगह कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक बहुत अच्छे पर्यटन स्थल के नाम से जाने लायक है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि आप उसको कितना आगे लेकर जाते हैं। विधायक जी, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है और मेरे पास बातचीत करने को बहुत सारे विषय हैं, लेकिन समय कम पड़ रहा है। और अब अंत में बस यही चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें तो वो दे दे जल्दी से, और फिर हम इस कार्यक्रम को समेटें। देखिए, जीवन के तमाम कठिनाइयों से गुजर कर मैं यहाँ पहुँचा और आज भी कठिन दौर पर चल रहा हूँ। बस अपने आप से ही उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से मैंने वर्दी पहन के कोशिश किया कि मैं अपने आप को साबित करूं, यहाँ भी साबित कर पाऊं। और युवाओं के लिए तो एक ही संदेश है कि जैसा सोचोगे वैसा ही पाओगे, और एक बार अगर ठान लिया तो सच्चा निष्ठा है। कहते हैं कि अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए जी। और जिस व्यक्ति को अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम अगर हो गया तो दुनिया की सारी कायनात भी उस प्रेम को मिलाने के लिए उसका साथ देती हैं जी। इसलिए अपने लक्ष्य से प्रेम करें और लक्ष्य को प्राप्त करें। जी विधायक जी, आप तमाम व्यस्तताओं के बावजूद आपने हमारे लिए समय निकाला, हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातें की। उम्मीद करेंगे कि जो बचे हुए विषय हैं उसके लिए आप फिर से समय निकालें कभी और हमसे फिर से मिलें, हम आपको स्टूडियो में आमंत्रित करें और बातचीत हो। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रोताओं, इसी के साथ बैठक का आज का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। बैठक के एक नए अंक में आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए मुझे यानी प्रमेंद्र कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।